कब्जा कर लो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह है खबर से तजिए तक। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने कह दिया है एक तरह से अपनी मनमानी जो दुनिया भर के अंदर वो कर रहे हैं, अब वो उसके मजीद बहुत दंदनाते हुए, विदाउट एनी शेम, विदाउट एनी गिल्ट एंड विदाउट एनी मोरालिटी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप ओनली हिज मोरालिटी कैन स्टॉप हिम एंड कैन प्रिवेंट हिम from taking actions, but his morality is suggesting the Iranian protesters right now to go and capture the Iranian institutions और तमाम जगहों पे आप कब्जा कर लीजिए। और कहा है कि अमेरिका की मदद आ रही है। पिछले 5 रोज के अंदर बहुत कुछ तब्दील हुआ। मैं रिसर्च में था, मैं तहकीकात में था, कल मुझे प्रोग्राम करना था, लेकिन शुक्रिया शहरी हुकूमत का कि ट्रैफिक में मुझे 1 घंटा उन्होंने फंसाया। लेकिन ईरान का मसला अभी भी खड़ा हुआ है। कल तक की खबरें आ रही थी कि दोनों फरीकैन के माबैन यानी ईरान और अमेरिका के माबैन जो है ज़राए अबलाग के चैनल्स खुले हुए हैं और दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस पर मुझे बहुत हैरानगी भी हुई। बहरहाल वो क्यों हैरानगी हुई वो मेरा अभी का मौजू नहीं है, आप सोशल मीडिया पर जाके मेरी तहरीरें पढ़ सकते हैं। मगर अब यह सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज सुबह यह धमकी दी कि जो भी ईरान के साथ जो है तिजारत करेगा तो 25% टैरिफ्स उस पर जो है लागू होंगे। और फिर ये खबरें आई कि डोनाल्ड ट्रंप को स्टीव विटकॉफ ने, जेडी वैंस ने, मार्को रूबियो ने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनको कहा है कि पहले मुज़ाकरात कर लेते हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि कब्जा कर लो, आप जाके कैप्चर कर लीजिए इंस्टीट्यूशंस को। और अमेरिका जो है बाकायदा बरमला कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में कि हम जो है किसी भी वक्त अमेरिकी हमला आ सकता है। कांग्रेस के अंदर यानी अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर जो है इस वक्त बातचीत जारी है। कांग्रेस में यह बहस है कि अमेरिका को इस जंग में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तक की इत्तला यही है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद किसी की सुनने वाले नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। वी ऑल प्रे फॉर पीस एंड सिक्योरिटी फॉर द इरानियन पीपल, इरानियन रिजीम। अमरीकी एनजीओस और यूरोप की जो एनजीओस हैं ये दावा कर रही हैं, उनका ये दावा है कि 600 हलाकतें ईरान के अंदर इस वक्त हो चुकी हैं। बहरहाल अब तक उसकी कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, जाहिर बात है मगरबी मीडिया क्यों खुद ईरान के अंदर जो है इस वजह से इंफॉर्मेशन सही तरह से नहीं आ रही, क्योंकि वहां पे अभी तक इंटरनेट ब्लैकआउट है, इंटरनेट पर पाबंदी है पूरी तरह से। और वहां पर कोई इत्तला निकली, कुछ खबरें आई, वहां का स्टेट मीडिया ने रिपोर्ट किया कि तेहरान स्क्वायर में जो है, इनकलाब स्क्वायर के बाहर जो है हुकूमत के हक में, रजीम के हक में यानी आयतुल्लाह खामनई के हक में जो है लोगों ने इजहार यकजहती किया और कहा है कि हम किसी भी सूरत जो है इस्तेमारी मुदाखलत को शामिल होने नहीं देंगे। साथ साथ जो है जो ईरानियन पार्लियामेंट के जो स्पीकर है उन्होंने कहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो अमेरिका के बेसिस को हम अटैक करेंगे। कहां पे? मिडिल ईस्ट के अंदर, खित्ते के अंदर, और इसराइल पर भी हमला होगा। इसराइल भी बहुत हमदर्दी दिखा रहा है ईरानियन प्रोटेस्टर्स के साथ, बाद में कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और कभी यह बयान भी दाग देता है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, एक तरह से तासुर देने के लिए कि जो कुछ भी हो रहा है ईरान के अंदर ये खुद उनका अपना मसला है। हुकूमत ईरान की ये कहती है कि जो एहतजाजी हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे करना चाहते थे, जो मुआशी मामलात पर, मुआशी तशवीश जो उनको थी उस पर जो एहतजाज कर रहे हैं, उस पर हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन इंतशारी टोले को किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। ये सब बातें हो रही थी, लेकिन साथ साथ ईरान ये भी कह रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं अमेरिका से। अमेरिका भी कह रहा है, और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कल कि राब्ता किया गया है, जिस पर ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि कम्युनिकेशन चैनल्स बहाल है। इस पर एक राय है, और जो मैंने कहा आप सोशल मीडिया में जाके देख सकते हैं। चीन और रूस के बयान तो आ रहे हैं अभी तक कि चीन और रूस कह रहे हैं कि किसी किस्म की फॉरेन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी वेयर द थिंग्स आर गोइंग। ये अब मैटर ऑफ टाइम है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ईरान के हवाले से फैसला से आज शायद सुबह ये तासुर मिल रहा था, बल्कि 1 घंटे पहले तक तासुर मिल रहा था कि बातचीत को शायद एक मौका मिल जाए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो वाज़ेह धमकी आ चुकी है कि कैप्चर ऑल द इंस्टीट्यूशंस, इट मींस दैट समथिंग इज कुकिंग एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। वी हैव टू सी एंड we have to see that how these developments will unfold in 4 to 5 hours or within 24 hours। हमें ज्वाइन कर चुके हैं असगर दश्ती साहब हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर हैं और प्रोफेसर भी हैं, और उनके साथ मौजूद हैं सलमान अली साहब, इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर हैं, प्रोफेसर हैं। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। असगर दश्ती साहब, जंग लग रही है आपको कि ईरान के बॉर्डर्स तक तो आप आ चुकी है, बरमला CIA कहता है, बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट मौजूद है वहां पे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम हमला करने के लिए तैयार हैं और कब्जा कर लीजिए जाके। तो अगर ये हो जाता है, अनोखी बात होगी। आपको याद होगा 1953 के अंदर CIA ने जो एक हुकूमत लॉन्च की थी, CIA की तारीख है इस तरह की कि वो जिस तरह से जाके कब्जे कर लेते हैं, अब फिर से कब्जे कर लेंगे, हुकूमत गिरा देंगे। तो क्या ईरानियन नेशन कबूल कर लेगी इस चीज को? शुक्रिया। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप इतना बेवकूफ है कि वो बराह रास्त
ईरान पर हमला करता है, क्योंकि एक बात तो बड़ी वाज़ेह और क्लियर है कि ईरानी अवाम जहां वो अपनी रिजीम के खिलाफ है, वो ठीक उसी तरह अमेरिका और इजराइल के भी उतने ही खिलाफ एहतजाज कर रही है, माशी मसाइल की वजह से, समाजी जबर की वजह से। लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि वो अमेरिकन स्ट्राइक को, अमेरिकन एग्रेशन को वेलकम करेगी, और ये बात अमेरिका को पता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और, तो मुझे लगता है कि ईरानी अवाम उस जंग की शदीद मुखालिफत करेगी, क्योंकि वो उसे एक साम्राज्य जंग के तौर पर देखती है, और उनको पता है कि अमेरिका ईरान में अपने पपेट बिठाकर उसी तरह उनका इस्तेसाल करेगा जिस तरह इस रिजीम में उनका इस्तेसाल हो रहा है। नहीं, आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इतना बेवकूफ नहीं है कि वो हमला कर देगा, लेकिन अब तक तो यही इत्तलात आ रही है कि उसने जो वेनेजुएला के अंदर हमले कर दिए, तो बेवकूफी तो उस पर जाहिर है। नहीं, देखिए, वेनेजुएला का मामला अलग है। वेनेजुएला को आप ईरान से इस तरह से कंपेयर अब नहीं कर सकते हैं। अच्छा। ईरानी अवाम के तवील अरसे से एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स हैं वहां पर, और एक इजराइल के हवाले से उनके सेंटिमेंट्स हैं। वो ठीक है, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ है, उनके मसाइल हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, और इनका बुनियादी हक है। अच्छा। ईरानी अवाम का बुनियादी हक है। लेकिन अमेरिका किसी मुल्क पर इंटरनली, खास तौर पर अपनी ट्रूप्स को उस वक्त डिप्लॉय करता है जब वो कैलकुलेट करता है कि वहां से उससे ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें दस्ती साहब ये भी तो सूरत हाल हो सकती है ना कि फुट ऑन ग्राउंड ना हो, लेकिन कुछ इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, न्यूक्लियर साइट्स पर फिर से हमले कर दिए जाए। हाँ, ये हो सकता है कि वो इस रिजीम को प्रेशराइज करने के लिए, दबाव में लाने के लिए वो इस तरह की चीजें कर सकती है, लेकिन परमानेंट कब्जा जो है नहीं होगा, और अवाम मजामत करेगी अमेरिकन एग्रेशन के खिलाफ। ओके, सलमान अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके। सलमान साहब ये बताइएगा, दस्ती साहब फरमा रहे हैं कि इतना बड़ा कब्जा करने नहीं जाएंगे वो रिजीम चेंज की तरफ, क्योंकि जाहिर बात है, लग भी रहा है कि शायद अवाम की तरफ से मुखालफत आए, लेकिन इस प्रोबेबिलिटी को तो हम रूल आउट नहीं कर सकते ना कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर या उनकी जो सेंसिटिव ईरान के अंदर जो चीजें हैं उस पर अमेरिका हमला कर सका। वो तो बार बार, आपको याद होगा कि जब इनकी टॉप लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट किया गया था जून के अंदर इसराइल की तरफ से, और तो उस वक्त भी यही सारा इंप्रेशन आ रहा था, गुफ्तगू जारी है, लेकिन कार्रवाई कर दी गई थी। जी सलमान साहब आप सुन सकते हैं हमें? अच्छा, सलमान साहब आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। हेलो। अच्छा, बहरहाल, अच्छा ठीक है, सलमान साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, सलमान साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन रशीद साहब ये बताइएगा कि ये जो एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, आप इसको डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, एक तरह से वर्ल्ड डिसऑर्डर इस वक्त दुनिया देख रही है। आलमी तंजीमें, आलमी निजाम जो है इस वक्त लगता है कि वो बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं। कोई सोल्यूशन है आपके पास इस सब चीजों का? देखिए, ये दुनिया भर में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या आप एक सो कॉल्ड जो इंटरनेशनल लॉ है, ये बेसिकली देखिए ये कॉलोनाइजर्स के बनाए हुए हैं। यूरोप में जब दुनिया भर में कॉलोनाइजेशन की, कब्जा किया, उस वक्त ये इदारे, चाहे वो लीग ऑफ नेशन हो, वो यूएन हो, या वो इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट हो, तो ये सब के सब तो जो बड़ी ताकतें हैं उनके मफादात को सर्व एंड सिक्योर करती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है इस वक्त, वो तो एक तरह से आप समझे कि ना होने के बराबर ही रह गया है। और जाहिर है कि ताकत के जो ढांचे हैं, जो पावर के स्ट्रक्चर्स हैं, उनके सामने ना कानून है, ना कोई ग्लोबल ऑर्डर है। और अमेरिका ने जिस तरह वेनेजुएला पर किया, या उससे पहले जिस तरह इराक, अफगानिस्तान पर किया, तो ये सारी चीजें तो बहुत खुलकर सामने आ गई हैं। सिस्टम तो नहीं चल रहा। और देख, इसी के पैरेलल रूस और चीन मॉडल को डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो डॉलर की जो बालादस्ती है, या जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म है, या जो अमेरिकन हेजेमनी है, उस कोई काउंटर ब्लॉक, कोई अल्टरनेट, उसमें ईरान भी जाहिर है, और वेनेजुएला, रूस, चीन और क्यूबा और नॉर्थ कोरिया वगैरह एक ही पेज पर थे इस हवाले से। आप उसमें ब्राजील और किसी हद तक इंडिया वगैरह को भी, इंडोनेशिया वगैरह को भी सलमान साहब आवाज सुन सकते हैं आप हमारी? सलमान साहब आवाज आ रही है आपको? आपको ओके, सलमान साहब ये बताइए। आ रही है आवाज? हाँ, सलमान साहब ये बताइएगा कि बहुत से तज्जियात ये हैं कि अमेरिका जो है अपनी फौज तो नहीं उतारेगा ईरान के अंदर, नजर भी आ रहा है क्योंकि मुजाहिमत आएगी वहां से,
लेकिन इस प्रोबेबिलिटी को तो रूल आउट नहीं कर सकते, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जो जैसे डोनाल्ड ट्रंप फिर से धमकी लगा रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं कि इनके सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर कार्रवाई हो सकती है ईरान के खिलाफ अमेरिका की। जी, मैं यही अर्ज कर रहा था, पहले भी यही अर्ज करना चाह रहा था कि जो आपने खदशा जाहिर किया है, इसके पीछे दो जो फैक्टर्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि गुज़िश्ता दिनों जो 12 रोजा जंग हुई थी और जिसके बाद अमेरिका बराह रास्त जंग में कूदा था और उसे बम्बार्मिंग करके इस जंग को खत्म किया था, वरना ईरान ने खुद पेंटागन ने इस बात का एतराफ किया है कि ईरानी मिसाइल से 70% इसराइल तबाह हो चुका था। तो इसराइल को बचाने के लिए अमेरिका अपनी कुर्बानी देने से भी दरेख नहीं करेगा। तो इस वक्त आपको पता है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस चलने हैं आगे इस वॉर के, वो इसराइल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। तो अमेरिका पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज हैं कि अटैक कर सकता है और इसमें चांसेस जो है वो आप इसको माइनस नहीं कर सकते। जैसे मेरे फाजिल दोस्त कह रहे थे कि अमेरिका ये हिमाकत नहीं करेगा, तो आपको याद होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने और बानी इनकलाब ने ये जुमला कहा है कि हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि हमारे दुश्मन अहमक हैं, उनसे ये हिमाकतें सरजद होती रहती हैं। अगर आप इसको हिमाकत ही तस्वुर करेंगे तो उम्मीद रखेंगे वो ये हिमाकत करेंगे, ये हिमाकत वो करेंगे। लेकिन एक सवाल मैं करना चाहूंगा दृष्टि साहब आपसे भी, सलमान साहब आपकी तरफ भी आऊंगा। बेशक खामनेई साहब ने कहा है कि ट्रंप की मिसाल फिरौन की तरह है, नमरूद की तरह है, और उसकी मिसाल उन्होंने दी, बिल्कुल उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू, उनका एक नुक्ता नजर है। लेकिन फिर कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, जिस पर पाकिस्तान की मीडिया ने उसको सर से रिपोर्ट किया, हमने भी उसको बहुत शक की नजर से देखा। ट्रंप ने कहा कि अमरीकी हमसे राब्ता कर रहे, सॉरी ईरानी हमसे राब्ता कर रहे हैं और लेकिन हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। इसकी दबे लफ्जों में जो तस्दीक की वो ईरान के जो वजीर खारजा हैं या वाकई ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा जी कि हमारे चैनल्स जो हैं वो अभी जिंदा हैं। अब आप ये बताइएगा दृष्टि साहब, ईरान की जो एक कंसिडर्ड ओपिनियन यही है कि वहाँ का जो निज़ाम हुकूमत है वो इस्लामी निज़ाम हुकूमत है, या उससे सब अपने आप को कहते हैं। और फिर खामनेई साहब जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है वो ये फरमाते हैं कि किसी भी सूरत जो है, मतलब तासुर ये मिलता है कि फिरौनों से बात नहीं की जाएगी और गिर जाएंगे, लेकिन बातचीत जा रही है। तो ईरान को क्या ये रियलाइजेशन है कि जो वो आवाम के सामने बात करते हैं जमीनी हकाइक उसके बरखिलाफ हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर जो ईरान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अवाम माशी तौर पर शदीद मुश्किलात का शिकार है। देखिए, ईरानी सोसाइटी है वो बुनियादी तौर पर एक मर्केंटाइल कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, यानी कि एक तिजारती, बाजारी और गैर पैदावारी जो है ना माशी मॉडल है ईरान के अंदर। और जाहिर है कि ये निजाम तवील अरसे से जो डिलीवर करने की अपनी सलाहियत खो चुका है। और फिर इस पर जो बैनुल-अक़वामी सैंक्शंस है, पूरे ईरान को जो है की जो मईशत से काटा गया है और उसको एक बिल्कुल आइसोलेट किया गया, तो उसमें वो हालात। दृष्टि साहब की आवाज कट गई है। सलमान साहब, ये सवाल आपके सामने मैं करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें हिम्मत करके, कि ईरान बात तो कर रहा है कि जो है मतलब ये गलत किया जा रहा है। खामनेई साहब का बड़े बड़े फिरौन का जो अंजाम हुआ, ट्रंप ने कहा कि बातचीत करना चाहते हैं, फिर ईरानी ऑफिशियल्स ने कंफर्म भी कर दिया एक तरफ से, सामने सामने कहने दीजिए कि धमकियां हैं दोनों तरफ से, पीछे गुफ्तगू भी है। ये क्या तरीका कार है गुफ्तगू का? ये डिप्लोमेटिक प्रोसीजर है और आपको याद होगा कि ईरान ने कभी भी बैनुल अक़वामी क़वानीन को खुल्लम खुल्ला जो है या स्टार्ट में कभी जो है वो नजरअंदाज नहीं किया। वो चाहे IAEA वालों का दौरा हो, एटॉमिक एनर्जी पर या कमीशन पर उनके मुआहदात हो, दुनिया भर से उन्होंने हमेशा इस चीज को जो है वो ओके किया है। यही वजह है कि दुनिया जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, पूरी दुनिया, तमाम हुकूमतें ईरान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखती है कि उन्होंने कभी भी जो है वो पुरतशद्दुद या मुतशद्ददाना रवैया नहीं रखा है। उन्होंने बैनुल अक़वामी क़वानीन को नजरअंदाज नहीं किया और उनको फॉलो करने की 100% कोशिश की। आपने देखा कि लास्ट टाइम भी जो एटमी मुआहदा था उसको खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो रिजेक्ट किया था और खत्म किया था। तो इसका ब्लेम भी वो ईरान के ऊपर नहीं, क्योंकि ईरान ने फॉलो किया, अच्छा इंस्पेक्शंस को भी फॉलो किया, तमाम चीजों को फॉलो किया। तो ये सारी गोट जो है ईरान ने इन तमाम चीजों को फॉलो करके सामने वाले फरीक के उसमें डाल दी, कोर्ट में डाल दी थी। अभी भी वो जो मुआहदे की बात कर रहे हैं, बातचीत की बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, तो दुनिया को ये मैसेज दिया है कि हम डिप्लोमेटिक वे में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं। लेकिन अगर आपने
वॉर को इम्पोज किया तो वो एक सिचुएशन अलग होगी। तो दुनिया के सामने एक पिक्चर बहुत क्लियर है कि ईरान जो है वॉर नहीं चाहता, ठीक है ना। तो अगर उसके ऊपर इम्पोज होगा तो वॉर को इम्पोज किया जाएगा, वो खुद से नहीं चाह रहे। तो ये एक पिक्चर जो है बहुत क्लियर हो जाएगी। और नहीं, अगर 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 मुज़ाकरात, सलमान साहब बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में सवाल आपसे, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल, स्ट्रेट सवाल, अगर मुज़ाकरात में जाके इस वक्त, क्योंकि प्रेशर ईरान पर तो मौजूद है, क्योंकि चीन और रूस की तरफ से ठीक है जुबानी हद तक तो बातचीत जारी है, इस मेरे तनाजुर में, मेरे ख्याल में इस हवाले से इस बातचीत में अगर चीन और रूस बाकायदा होगा कुछ ना कुछ बाहर अंदर पीछे क्या मामला चल रहा है, लेकिन रिपोर्टेडली अगर चीन और रूस को अपने किरदार अदा करे तो ज्यादा मुफीद नजर आए। आपसे एक सवाल है बिल्कुल वाज़ेह, अगर इसके जरिए से ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि वो आयतुल्लाह खामनी साहब का फतवा भी मौजूद है कि ये सिर्फ हमारे एनर्जी नीड्स के लिए, हम कोई एटमी हथियार नहीं बनाना चाहते, वो पूरा रोल बैक हो जाता है, तो ये तो फिर ईरान के लिए शिकस्त है फिर। मैं अर्ज यही कर रहा हूं, देखिए आप इसको जो है थोड़ा सा मार्जिन दे रहे, लेकिन मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि हमें उम्मीद ये है कि ये ऑफर मुज़ाकरात की या नेगोशिएशन की पहले भी हुई, और इसमें ईरान ने एक मुआहिदा भी कर लिया कि वो अपनी सेंट्रीफ्यूजल उसको जो है मयार को एक खत्म कर दिया। अब देखें, आप मुझे समझाने की कोशिश करें या करने दें कि एक मुआहिदा पूरी दुनिया के साथ, अमेरिका के साथ ईरान करता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन पे कि हम अपनी सेंट्रीफ्यूजल जो है वो प्रोसीजर उस लिमिटेशन से आगे लेके नहीं जाएंगे। इसका फायदा हुआ ईरान को, नुकसान हुआ। जब अमेरिका ने ये मुआहिदा खत्म किया तो ईरान आजाद हो गया, और दुनिया ने ब्लेम किसको दिया? अमेरिका को। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि रोल बैक की हद तक जाएंगे या किसी हद तक जाएंगे, तो ये जहन में रखें कि इस किस्म की सारी बातें जो एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करने के लिए या दुनिया को बताने के लिए कि ज्यादती किसी और साइड से हो रही है। रोल बैक कंप्लीटली आप देखें, अगर वो कोई बम बना रहे हैं तो आप उसे रोल बैक करने की बात करें। अगर वो एनर्जी कमीशन या एटॉमिक एनर्जी का प्रोसीजर वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एनर्जी के रिसोर्सेज को गेन कर सके, उसको क्या रोल बैक करेंगे? यानी आप खंबे उखाड़ के लपेट के रख देंगे कि जनाब हमें बिजली नहीं चाहिए या हमें कैंसर के मर्ज के लिए दवाई बनाने की जरूरत नहीं है? क्या इसका मतलब ये है ये रोल बैक होगा? भाई इतनी तो वो एनर्जी को सेंट्रीफ्यूज कर ही रहे और पहले भी ठीक है। ठीक है दशरथ साहब, आपसे सवाल मैं समझ में आता हूं कि दशरथ साहब ये सवाल है बिल्कुल वाज़ेह आपसे कि ईरान ने जो है जर्मनी के, फ्रांस के, बरतानिया के जितने भी उनके मुल्क में नुमाइंदे थे उनको बुलाया और बाकायदा एहतजाज किया कि वहाँ जो उनके ममालिक में जो ईरानियंस जो हैं सो कॉल्ड जो एहतजाज कर रहे हैं अपनी रिजीम के खिलाफ, और वो जो झंडा हटाने वाली बात भी जो थी कि जो शाह के दौर का झंडा था वो भी लहराया गया। आप दशरथ साहब ये बताइएगा कि चीन और रूस इस हवाले से बज़ाहिर तासुर है, हो सकता है बिहाइंड द सीन्स कोई डेवलपमेंट्स हो रही हो, हमें अब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मजम्मतें तो वो कर रहे हैं कि फॉरेन इंटरवेंशन गलत है, ये है वो है, इस खामोशी की वजह क्या आपको नजर आ रही है? रूस के अपने हालात खुद इस तरह के नहीं है कि वो किसी जंग या किसी प्रैक्टिकल इंटरवेंशन का हिस्सा बन सके। रूस को अगर आप स्टडी करें तो वो खुद भी काफी जगहों पर परेशानियों का शिकार है। और देखिए रूस की अपनी जो बड़ी मार्केट है वो खुद यूरोप। फिर दश्ती साहब की फिर आवाज कट गई। बहरहाल इंटरनेट का बहुत मसला है, लेकिन बहरहाल सलमान साहब ये बताइएगा आपको क्या उम्मीद लग रही है कि जून में जो जंग हुई है इससे ज्यादा बड़ी होगी, इससे कम नौयत की होगी? क्योंकि जंग के असर तो भी मिटे नहीं है, लग रहा है कि जंग के असर है। हम नहीं चाहते जंग हो, वल्लाह पाकिस्तानी होने के नाते हमारी तमाम तरह हमदर्दी ईरान के अवाम के साथ है कि जो अपने उनके जो भी आपसी अंदरूनी मामला हैं वो खुद डील करें, लेकिन मस्जिदें जलाना, मज़ारों की तौहीन करना, ये किसी भी सूरत जस्टिफाइड नहीं है, किसकी कहीं से भी इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारी तमाम पाकिस्तानियों की, मुझे लगता है सोशल मीडिया पे तमाम सियासी जमातों की हमदर्दी ईरान के साथ है, लेकिन खाकम बदहान अगर सलमान साहब वहां पे कोई रिजीम चेंज हो जाता है या हुकूमत गिर जाती है तो कंसिडर्ड ओपिनियन यही है सलमान साहब के आपके बराबर में एक इसराइली नवाज हुकूमत आके बैठ जाएगी, तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान इसमें किस तरह से सिफारतकारी के जरिए से किरदार अदा कर सकता है। देखिए पहली बात तो जो आपने की, हम सब इस बात के लिए मुत्तफिक और दुनिया का हर बादशाह आदमी इस बात पे मुत्तफिक है कि जंग कहीं भी नहीं होनी चाहिए, बात मुज़ाकरात के जरिए होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने की कि अगर ऐसा हो जाता है कि हुकूमत गिर जाती है, रिजीम चेंज हो जाती है और आपके पड़ोस में एक इसराइल नवाज हुकूमत आके बैठ जाती है, तो पाकिस्तान का उसमें क्या कहता है? बहुत हसास सवाल है, आपने बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन किया है, इसलिए कि ये हमारी खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक है। और इस बात को जान लीजिए कि नेशन
जो ममालिक आजाद है कि अपनी खारजा पॉलिसी को तरतीब दें, उससे हटकर पाकिस्तान को जो एक बहुत एज हासिल है वो ये कि पाकिस्तान की बुनियाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर है। हम सब मिलकर नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये कलमा जो वो बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को एक एज हासिल है कि वो अपने मफादात को कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहे खारजा पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इस्लाम दरमियान में आ रहा है। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे अभी तक ये तहरीर है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे और वहां हमारा जो पासपोर्ट कारामद नहीं होगा, इसको हम नजरअंदाज करते, इनकार करते। तो पाकिस्तान के लिए ठीक है, हसास मसला है और पाकिस्तान को चले आपने कहा पाकिस्तान का जो नारा है ला इलाहा इल्लल्लाह, उस बुनियाद पे हमदर्दी जो है वो ईरान के साथ है और हमारी भी हमदर्दी है। दस्ती साहब, पाकिस्तान इस मामले में सिफारतकारी की हद तक अभी तक पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बहुत ही मुताद बयान दिए हैं। ईरान के अंदर एहतजाज जो हो रहे हैं उसमें ईरानी हुकूमत के साथ भी वो साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर इंतशारियों के खिलाफ पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है। एडवाइजेस दे रहे हैं अपने पाकिस्तानी शहरियों को कि वो बिल्कुल देखभाल से वहाँ रहे और अगर वापस आने चाह रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट भी पाकिस्तान कर रहा है। एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि अगर कोई वहाँ पे चेंज होता है तो जियो स्ट्रेटेजिक रियलिटीज़ जो है तब्दील हो सकती हैं, तो अकॉर्डिंगली पाकिस्तान भी हक रखता है अपने हिसाब से चीज़ों को देखें। मगर नुकसान ये हो सकता है, मैं एक मफरूज़े के हद तक सवाल कर रहा हूँ कि अफगान तालिबान आपके हॉस्टाइल समझे जा रहे हैं, हिंदुस्तान आपका हॉस्टाइल समझा जा रहा है। वहाँ अगर कोई रिजीम चेंज के बाद पहलवी साहब आके उनकी औलाद आके वहाँ बैठ जाती है तो वो भी समझे जाते हैं इसराइल और सीआईए की तरफ से वो बैक्ड है। तो ये पाकिस्तान के लिए सिफारत जो है इसका जो सिचुएशन उसके हक में जा रही है, उसके खिलाफ जा रही है। देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान खुद एक प्रो अमेरिकन स्टेट है और इजरायलियों के कातिल जनरल पॉलिला को पाकिस्तान इस्लामाबाद में बुलाकर ही आला तरीन सिविल अवार्ड दिया गया है। ये वही अमेरिकन कौम है जिसने फलस्तीन में हजारों लोगों पर कत्लेआम किया है। लेकिन सियासत को, बैनुल अक़वामी सियासत को और मफादात को हमें उसी तरह से समझने की जरूरत है। और मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अब किसी भी सतह पर अमेरिका के खिलाफ जाएगा। अभी रिसेंटली यूएन में गजा पर जो वोटिंग हुई है जिसकी आईसीएफ बनाई गई, यानी कि गजा को कंट्रोल करने के लिए, अमेरिका के अंदर में देने के लिए, इजराइल के अंदर में देने के लिए, तो पाकिस्तान ने उसको भी। ठीक है सलमान साहब, 30 सेकंड। बिल्कुल दशी साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं चले, कभी आपसे फिर बात करेंगे। 30 सेकंड लास्ट पैगाम इस हवाले से सलमान साहब जी। 30 सेकंड लास्ट पैगाम इस हवाले से। बात ये तस्मीर साहब कि इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान को जो एक जोग्राफियाई अहमियत हासिल है और एक बिरादर इस्लामी मुल्क के हवाले से, तो मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। पाकिस्तान जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो ईरान को सपोर्ट करता है और करता आ रहा है और करना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है इस खित्ते में कि जो इसराइल का मुखालिफ है और ईरान की तरह इसराइल को तस्लीम नहीं करता। तो ये इखलाकी तौर पर भी है और इस्लामी तौर पर भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो ईरान को सपोर्ट करे और वो कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका असगर दश्ती साहब, आप दोनों मौजूद मेहमान प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। नाज़रीन, बहुत ही टेंस सिचुएशन है ईरान के अंदर, इंटरनेट ब्लैकआउट है। अमरीकी और बाहर की जो एनजीओ है, दावा उनका दावा है, ये जाहिर बात है इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड नहीं हो सकता। 600 से ज्यादा हलाकतें वो कह रहे हैं, लेकिन ईरान में हुकूमत के और रिजीम के हक में भी एहतजाज निकले। बहरहाल 1989 से आयतुल्लाह ख़ामनई जो है ईरान के सुप्रीम लीडर है, उससे पहले वो सदर थे और आयतुल्लाह ख़ुमैनी के इंतकाल के बाद उनको जो है वहाँ का रहबर बनाया गया। बहुत से सुदूर आए, अमरीकी सुदूर आए, बहुत सी जंगें शुरू हुए, रिजीम चेंजेस हुए, लेकिन ख़ामनई स्टिल इन हिज पोजीशन, ही इज ऑक्यूपाइंग हिज पोजीशन, ही इज इन द पोजीशन, एंड दैट प्रूव्स दैट हाउ मच इंसाइटफुल पॉलिटिकल लीडर ही इज। और ख़ामनई साहब ने बहुत सारे मौक़ों पे ये साबित किया है कि उनकी हिकमत ने, दूरअंदेशी ने बहुत से मामलों को हल किया है। वो इस वक्त वाहिद आप कह सकते हैं कि लीडर हैं इस्लामी दुनिया के जो मुसलमानों को जोड़ के रखते हैं। ये भी एक फिनोमेना है और अगर एक रिजीम चेंज होता है तो यू आर गोइंग टू अफेक्ट अराउंड 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑफ ख़ामनई, जो 10 करोड़ के आसपास, क्योंकि सिर्फ उनका एक सियासी हवाला नहीं है, उनके बहुत से फॉलोअर्स भी हैं जो उनको फ़िक़ही उसूलों में फॉलो करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को, प्रोज एंड कॉन्स को देख के चीज़ों को देखना चाहिए। ख़ामनई साहब अभी भी कायम है और जिस तरह से उनकी स्पीचेस आ रही हैं, जिस तरह से उनके बयानात आ रहे हैं, लगता यही है कि शायद पूरा रिजीम चेंज तो ना हो और हो सकता है नाकामी हो जाए, लेकिन ईरान के लिए और सिचुएशन मुआशी तौर पर बदतरीन हो सकती हैं। इस नुक्ते पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान की सियासत पर आते हैं।